नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरुणेश आर्य स्वागत करता हूं आपका करियर पाथ इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फास्ट ट्रैक एमसीक्यूज, उसी को आगे बढ़ेंगे। क्लास सेकंड है आपके सामने और फर्स्ट जो कल हमने अपलोड की थी और आज आपने देखी, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं आप लोग। तो ऐसे ही अपना मोटिवेशन बना कर रखें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? कल जो हमने किया था वो थे नाना फडणवीस और ये है नाना साहब। दोनों में डिफरेंस है। नाना साहब जो है वो बाजीराव सेकंड, जो लास्ट पेशवा थे मराठों के, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि कर ली थी, और उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब बाजीराव सेकंड। इनको पेंशन देने की शुरुआत की थी ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन इनका कोई पुत्र नहीं था बाजीराव सेकंड का। तो बाजीराव सेकंड ने दत्तक पुत्र ले लिया था धोंदू पंत को, और धोंदू पंत इसका असली नाम था नाना साहब का, और इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में, कानपुर में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। और नाना साहब ने ब्रिटिश सेना को कानपुर से बाहर तक खदेड़ दिया था। लेकिन बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा कानपुर पर अधिकार कर लिया, तो नाना साहब को जो है कानपुर छोड़कर भागना पड़ा, और बाद में नाना साहब जो है नेपाल निर्वासित हुए, और नेपाल में ही इधर उधर भटकते हुए उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो ये नाना साहिब हैं जिनका असली नाम धोंदू पंत था, और जो हमने कल किया था वो थे नाना फडणवीस, और वो उनका मूल नाम हमने किया था तुकोजी होलकर, जो कि बार भाई काउंसिल थी उसके चेयरमैन थे। यानी मराठे और अंग्रेजों के बीच में फर्स्ट एंग्लो जो युद्ध हुआ था, उसमें मजबूत स्ट्रॉन्ग भूमिका जो मराठों ने निभाई थी, उसका मूल कारण था नाना फडणवीस उस दौरान। और हम बात कर रहे हैं इस दौरान की नाना साहब की, जिनका मूल नाम धोनू पंत है, बाजीराव सेकंड पेशवा लास्ट, और उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और इनको उत्तराधिकार नहीं स्वीकार किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और इसी वजह से जो है इनको पेंशन नहीं दी गई थी। लेकिन लोगों ने इनको पेशवा माना था और इनको नाना साहिब नाम दिया था। और कानपुर विद्रोह के प्रमुख हीरो थे, प्रमुख लीडर थे 1857 की क्रांति में नाना साहब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केसरी था तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक एस.एन. बनर्जी थे। थर्ड ऑप्शन है एक मराठी समाचार पत्र, और लास्ट ऑप्शन है एक तमिल साप्ताहिक। तो बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, इन्होंने 2 समाचार पत्र शुरू किए थे आम लोगों में राष्ट्रीय जन चेतना जागृत करने के लिए। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर शुरू किए थे, एक तो केसरी के नाम से, और दूसरा जो है वो था मराठा के नाम से। 2 समाचार पत्र शुरू किए थे, 2 न्यूज़पेपर शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। और केसरी जो है वो एक मराठी भाषा का समाचार पत्र था, और मराठा नाम से जो न्यूज़पेपर निकलता था बॉम्बे से, ये दोनों न्यूज़पेपर बॉम्बे से निकलते थे। मराठा नाम का न्यूज़पेपर जो है वो अंग्रेजी भाषा में छपता था। दोनों अपोजिट आपको ध्यान रखने होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि केसरी जो है वो मराठी भाषा का समाचार पत्र था, और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा, एक मराठी समाचार पत्र जिसे बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था बॉम्बे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्मेडा, अल्बुबर्क, फ्रांसिस ड्रेक या वास्को डे गामा। तो भारत के पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। यानी पुर्तगालियों का पहला वायसराय, पहला गवर्नर जो भारत में बनकर आया था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। 1505 ईस्वी में ये गवर्नर बना था पुर्तगाल की तरफ से।
भारत में, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, और आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1509 में ये गवर्नर बना था, और इसने 1510 में यूसुफ आदिल शाह जो बमरी साम्राज्य का प्रमुख शासक था, बमरी साम्राज्य के प्रमुख विभाजन के बाद के जितने भी राज्य बने थे उनमें प्रमुख शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा शहर को, गोवा राज्य को छीना था और उसने विस्तार किया था पुर्तगाली साम्राज्य का। लेकिन दोनों ऑप्शन में है, और इसने यहाँ पर बोला है वास्तविक नींव रखने वाला, तो एक्चुअल नींव रखने वाला बोला है, तो हमें करना पड़ेगा अल्मेडा। अगर जो नींव रखने की जगह पर उसने कहा जाता रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक, तो फिर हम करते अल्फांसो डी अल्बुकर्क, लेकिन यहां हमें करना होगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, क्योंकि वास्तविक नींव इसी ने रखी है। और इसी के दौरान जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला पानी नीति, यानी अरब सागर जो है, पश्चिमी जो समुद्र क्षेत्र है भारत का, गुजरात, बॉम्बे, गोवा वाले हिस्सों को टच करने वाला अरेबियन सी, उसमें एकाधिकार हो गया था पुर्तगालियों का, और वो वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाजों से कार्टेज वसूल करने लगे थे, टैक्स वसूल करने लगे थे। यहां तक कि हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम सऊदी अरेबिया में हज यात्रा के लिए जाते थे उनको भी कार्टेज देना पड़ता था पुर्तगालियों को। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बने थे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? यानी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, कौन सी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो हम बोल सकते हैं स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, चिरस्थायी बंदोबस्त, या जिसे कहा जाता है इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुरू किया गया था, बाद में आसाम के कुछ हिस्सों में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया। और इस व्यवस्था को डिजाइन इसका तैयार किया था सर जॉन शोर ने, इसलिए इसको जॉन शोर नीति के नाम से, जॉन शोर बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और 1790 में इसे केवल और केवल जो है 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था जी, इसलिए इसको 10 वर्षीय बंदोबस्त भी कहा जाता है। लेकिन 1793 में इस 10 वर्षीय व्यवस्था को स्थायी तौर पर लागू कर दिया गया, इस वजह से इसका नाम हो गया स्थायी बंदोबस्त। और इसमें कहा गया है कि लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। इनमें से कौन से प्रोविजन है, कौन से प्रावधान है जिस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। रैयत की तुलना में, रैयत का मतलब होता है किसान, कृषक, फार्मर, तो फार्मर कहा जाता है इसे। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपरोक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, तो इनमें से आपको देखना है रैयतों की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी जमीनें थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम और कर्नाटक के जिन हिस्सों में ये बंदोबस्त लागू हुआ था, उन सभी जमीनों का मालिकाना हक किसानों से लेकर जमींदारों के हाथ में दे दिया गया। और जमींदार जो है जितनी भी टैक्स वसूलते थे उस टैक्स का 8/9% जो है अंग्रेजों को सौंप देते थे, और खुद जो है वो 1/9% जो है वो रख लेते थे। और इस आधार पर जो है जमींदारों को अधिक मालिकाना हक दे दिया गया था, जिसकी वजह से अत्यधिक शोषण किया गया आने वाले टाइम में किसानों का। और इस वजह से आंसर बन जाएगा आपका रैयत की तुलना में, यानी किसानों की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। इसी वजह से जो है बहुत से विवाद जो है कानूनी तौर पर जो है उभर कर आए थे इस दौरान, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन है,
भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए इनमें से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? साझा कारण मुहैया कराया। तो साझा कारण मुहैया कराया, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण निदारण। भारत में 19वीं शताब्दी में बहुत से जनजातीय विद्रोह हुए हैं। अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, नील विद्रोह, बहुत से जनजातीय विद्रोह हुए हैं। और उसका मुख्य कारण जो है वो कौन सा था? इनमें से कौन सा तत्व जो है वो मुख्य कारण था? तो जनजातीय विद्रोह जो है आजकल की जो नक्सलवादी व्यवस्था है लगभग उससे मिलता जुलता है, और इस वजह से इनमें से आंसर होगा जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन यानी साहूकार, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। और इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की नीतियों को अपनाया, और उसी का परिणाम था 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह होना। क्योंकि आज भी जनजातीय क्षेत्रों में यानी आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल एरिया में उनके जो कल्चरल एक्टिविटीज है, उनकी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उनके ट्रेंड जो जितने भी है, ट्रेडिशन जो है, उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाता। आज भी आपको ध्यान हो, जारवा, चाखा जिस टाइप की जनजातियां अंडमान निकोबार में है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है एक बफर जोन बनाया गया है कि किसी जगह पर 200 मीटर का है, किसी जगह पर 100 मीटर का है। तो उसका कारण यह है कि जो बाहरी लोग हैं उनसे वो दूर रहे, उनकी संस्कृति एज इट इज बनी रहे। लेकिन इस दौरान 19वीं शताब्दी में साहूकारों ने, व्यापारियों ने और लगान के ठेकेदारों के बढ़ने की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की नीति को अपनाया, बहुत ज्यादा इंटरफेयर की नीति को अपनाया, और उसी का परिणाम था कि इस दौरान बहुत से जनजातीय यानी आदिवासी विद्रोह, ट्राइब्स जो है विद्रोह, रिवोल्ट इस दौरान काफी हुए 19वीं शताब्दी में। फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। भारत में उपनिवेशी शासन काल में, यानी जिस दौरान ब्रिटिश शासन था भारत में, उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। एक प्रकार के चार्जेस थे जिसे हम होम चार्जेस बोल सकते हैं। भारत से संपत्ति दोहन का यानी भारत के धन को ब्रिटेन में ट्रांसफर करने का, संपत्ति दोहन का एक महत्वपूर्ण पार्ट था, एक महत्वपूर्ण अंग था। इनमें से कौन सी निधि यानी कौन से फंड होम चार्जेस की संघटक नहीं थी? यानी इनमें से ऐसे कौन से फंड्स हैं जो होम चार्जेस के अंतर्गत उसके पार्ट्स नहीं थे, पार्ट्स थे सॉरी, वो आपको देखने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, या सेकंड ऑप्शन है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, या भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे वो आपको देखने हैं। यह मैं आपको बता दूं 1858 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस एक्ट को जो हमने क्लास में किया था उसमें आपने देखा था कि उस एक्ट के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी कि लंदन में यानी इंग्लैंड में एक इंडिया हाउस के नाम से एक जो है कार्यालय स्थापित किया गया था, जहां पर भारत सचिव यानी भारत मंत्री का जो है वो ऑफिस होगा, और वो भारत में जितने भी कार्य किए जाएंगे वायसराय के द्वारा उसके लिए जिम्मेदारी वही होगा। यानी भारत में वायसराय जो भी काम करेगा वो भारत सचिव यानी भारत मंत्री के सहयोग से करेगा, और उसके जितने भी खर्च होंगे, वायसराय के जितने भी खर्च होंगे, या अधिकारियों के, कर्मचारियों के सैलरी, पेंशन जितने भी खर्च होंगे, या ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में जो शासन करते हुए ब्रिटिश संसद जितने भी युद्ध करेगी भारत के अंतर्गत, उन सभी के खर्चे जो है वो भारत से जितना भी टैक्स वसूला जाएगा, जितना भी पैसा प्राप्त किया जाएगा, उससे खर्च किए जाएंगे, जिसे नाम दिया गया था होम चार्जेस। इसलिए लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली निधि इसके अंतर्गत थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले जो फंड थे, निधि थी, वो भी इसके अंतर्गत थे। भारत के बाहर हुए युद्ध यानी जैसे एंग्लो अफगान वार हुआ है, या एंग्लो बर्मा वार हुआ है, या एंग्लो जो है नेपाल वार हुआ है,
तो भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो नीति थी वो सभी के सभी इसी के अंतर्गत थी। इस वजह से आपका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। इसमें आंसर होगा 1, 2 और 3। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 32, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आपको पता ही है 1799 से संबंधित है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली उस दौरान गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। मद्रास परिषद ने मैसूर पर कठोर और तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया। सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरेबिया, वर्साय, मॉरिशस तथा काबुल में दूत भेजे थे। युद्ध बहुत ही थोड़े समय का था तथापि निर्णायक था। इनमें से कौन कौन से कथन जो है सही है वो आपको देखने हैं। तो मद्रास काउंसिल जो थी अंग्रेजों की, उसने मैसूर पर कठोर और तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया था, ये गलत है, ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, तो ये भी गलत है। त्रिराष्ट्रीय संधि का फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने तो टीपू ने अरेबिया, वर्साय, मॉरिशस, काबुल में दूत भेजे थे, ये बात सही है क्योंकि टीपू सुल्तान अपने समय से काफी आगे था। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था 1790, 91, 92 के बीच में, उस दौरान टीपू सुल्तान को अपने आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा था। 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के तौर पर देने पड़े थे। इस वजह से टीपू सुल्तान इन विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करना चाहता था और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के ऊपर आरोप लगाया था फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र करने के साथ, यानी फ्रांसीसियों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और उस आधार पर जो है स्टार्ट हुआ था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और इस युद्ध में जो है 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी में जो युद्ध करते हुए मारा गया था और बहुत अधिक तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को लूटा था। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी और डी, यानी आपका सी और डी, यानी 2 और 4 इसमें आंसर होना चाहिए। कुछ मिस्टेक है इसमें, होना चाहिए आपका सी और डी। लिख लीजिए सी एंड डी। ऑप्शंस इसमें थोड़े मिस्टेक वाले हैं, ऑप्शंस में थोड़ी मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उसको दिया गया है। निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए। निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए। तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है लॉर्ड मैकाले का। और लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम है बैरन थॉमस बेबिंगटन मैकाले। बैरन थॉमस बेबिंगटन मैकाले के नाम से इसको जाना जाता है। इसका पूरा नाम था बैरन थॉमस बेबिंगटन मैकाले और काफी बड़ा इतिहासकार था, कविताएं भी लिखता था और निबंधकार भी था, काफी इंपॉर्टेंट था। 1826 में इसने बैरिस्टर यानी अपना वकालत की शिक्षा प्राप्त की और 1830 ईस्वी में ये ब्रिटिश संसद में सांसद बना और 1833 में भारत आया था। 1833 में लॉर्ड मैकाले इसने ड्राफ्ट तैयार किया था, भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का ड्राफ्ट तैयार किया था और उसके साथ साथ इसने ड्राफ्ट किया था भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था। इंडियन पिनल कोड 1860 में लागू हुई है, लेकिन उसका ड्राफ्ट तैयार किया था लॉर्ड मैकाले ने। इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मैकाले, जिसका पूरा नाम था बैरन थॉमस बेबिंगटन मैकाले। और इसने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के नाम से प्रमुख पुस्तक लिखी है। और इसके अलावा बैरन थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसका पूरा नाम था, इसने
एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि बीच में वीडियो आपका जो है बंद हो गया था, दोबारा ऑन किया है मैंने। तो लॉर्ड मैकाले, इसका पूरा नाम था बैरन थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था। इंडियन पिनल कोड जो 1860 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में लागू हुआ था, इसका शुरुआती ड्राफ्ट जो है लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। और इसके अलावा इंडियन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, वो भी ड्राफ्ट जो है लॉर्ड मैकाले ने ही तैयार किया था। भारतीय अंग्रेजी शिक्षा मसौदा और भारतीय दंड संहिता मसौदा, ये दोनों लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किए गए हैं। 1860 में वकील बना, 1830 में संसद का, ब्रिटिश संसद का मेंबर बना। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहली बार व्यवस्था की गई थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। और बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए 1833 के एक्ट के अंतर्गत। और ये भी व्यवस्था की गई 1833 के एक्ट के अंतर्गत कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि विशेषज्ञ सदस्य होगा, एक लॉ एक्सपर्ट मेंबर होगा। और पहला विधि विशेषज्ञ सदस्य बनकर लॉर्ड मैकाले की काउंसिल का मेंबर बनकर आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काउंसिल का मेंबर बनकर आया था लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता के साथ साथ जो है भारतीय अंग्रेजी शिक्षा मसौदा भी तैयार किया था। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और कल जो हमने किया था फिल्ट्रेशन मेथड शिक्षा में, वो भी लॉर्ड मैकाले की देन है। इससे आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एक? यंदावू की संधि 1826, सालभाई की संधि 1782 और गंडामक की संधि 1879 में सर्वनिष्ठ है। यानी इन संधियों से क्या बेनिफिट मिला था ब्रिटिश सरकार को, वो आपको देखना है। सर्वनिष्ठ है। इन संधियों के द्वारा विभिन्न भारतीय शक्तियों ने ब्रिटिश को हराने के लिए गठजोड़ बनाए। इन संधियों ने दक्षिण एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने में ब्रिटिश सरकार को समर्थ किया। इन संधियों ने विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रसार को आगे बढ़ाया। इन संधियों ने दक्षिण एशिया में व्यापार को संवर्धित करने में जरूरी बढ़ावा दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं यंदावू की संधि 1826, क्योंकि 1824 से 1826 के बीच में एंग्लो बर्मा वॉर शुरू हुआ था। यानी 1824 से 1826 के बीच में लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में अंग्रेजों और बर्मा के बीच में युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजों को बेनिफिट मिला। और 1826 में संधि हुई, यंदावू की संधि, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों का म्यांमार तक विस्तार हुआ। सालभाई की संधि की बात करें तो 7 वर्ष का युद्ध मराठों के साथ में, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो 1782 में खत्म हुआ था। 1775 में सूरत की संधि से स्टार्ट हुआ और 1782 में सालभाई की संधि के अंतर्गत जो अंतिम रूप से समाप्त हुआ। और गंडामक की संधि 1879 से संबंधित है, लॉर्ड लिटन के टाइम से संबंधित है। और गंडामक की संधि के अंतर्गत जो है, जो एंग्लो अफगान वार हुआ था, अफगानिस्तान और अंग्रेजों के बीच में जो दूसरा युद्ध हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम में, वो समाप्त हुआ था 1879 में। तो इन संधियों की वजह से दक्षिण एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने में ब्रिटिश सरकार को जो है समर्थ मिला था। इस वजह से आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह 1928 की मुख्य मांग इनमें से कौन सी थी? तो जोतने वाले को जमीन, श्रम मजदूरी की दरों में वृद्धि, या नई बढ़ी हुई लगान दर की प्रत्यापनता, या किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में प्रमुख सत्याग्रह हुआ था और इस सत्याग्रह की सफलता की वजह से ही बारदोली यानी गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तभी से उनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। लेकिन बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, इसमें मुख्य मांग क्या थी, क्यों जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसके मुख्य कारण था कि बारदोली के किसानों की जो टैक्स में जो है वृद्धि कर दी गई थी।
यानी 30% टैक्स कर दिया गया था इस क्षेत्र में। और बूमफील्ड और मैक्सवेल का इसमें नाम आता है। बूमफील्ड एक प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी था और मैक्सवेल भी एक प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी था, जिन्होंने बारदोली सत्याग्रह की वजह से 30% की जगह पर टैक्स की दर जो है 6.5% कर दी थी। और इसी सफलता की वजह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो नई बढ़ी हुई दर की प्रत्यापन्नता, यानी जो लगान का दर जो बढ़ाया गया था उसको कम करने के लिए जो सत्याग्रह शुरू किया गया उसी को हम बोलते हैं बारदोली सत्याग्रह। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नील दर्पण 1859-60 के बंगाल के नील विद्रोह की कहानी पर आधारित एक नाटक है। इसका लेखन किसने किया था? तो नील दर्पण प्रमुख नाटक है दीनबंधु मित्र का, और यह नाटक जो है नील विद्रोह के ऊपर लिखा गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के हिस्सों में 3 कठिया पद्धति लागू थी, और उस 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपने जमीनों के कुछ हिस्से पर जो है कंपल्सरी था किसानों को नील की खेती करना, और नील जो उगाया जाता था उसे खरीदने वाले भी केवल अंग्रेज व्यापारी ही होते थे। लेकिन अब जो है वो समय आ गया था कि अब लेबोरेटरीज में नील तैयार होने लग गया था। इस वजह से जो है नील का उचित दाम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अंग्रेज व्यापारी ही उसे खरीदते थे। और उसके ऊपर प्रमुख बुक जो है पुस्तक जो है नील दर्पण के नाम से दीनबंधु मित्रा ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एक संधि द्वारा समाप्त हुआ, वह इनमें से कौन सी है? तो अभी हमने किया था यंदाबू की संधि, ट्रीटी ऑफ यंदाबू, जो कि 1826 से संबंधित है। 1824 से 1826 के बीच में लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में जो है एंग्लो बर्मा वॉर चला था, और उस वॉर की समाप्ति हुई थी 1826 के यंदाबू की संधि के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 18 की जगह होना चाहिए 1767 और 69 के बीच में चला था। और इस युद्ध में लगातार हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, मैंगलोर से मद्रास तक खदेड़ दिया, और आखिरकार जो है अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा था हैदर अली के साथ सामने झुककर मद्रास की संधि करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुआ। इनमें से कौन सी कार्रवाई उनमें से थी? राज्य अपहरण नीति, रेल तथा तार की शुरुआत, अनेक शासकों की उपाधियां और पेंशन की समाप्ति, शैक्षणिक सुधार। तो ज्यादातर कार्य सभी के सभी डलहौजी के टाइम से संबंधित है। लेकिन उसने बोला है कि 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी था, तो हमें करना पड़ेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी है जिसे हम अपहरण नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत सातारा, संबलपुर, जयपुर, नागपुर, झांसी, बघाट, अवध, इन राज्यों को डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया। यानी अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, और बाकी सभी के ऊपर जो है दत्तक पुत्र वाली पॉलिसी लागू की और उसे जो है ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2 लिस्ट दी गई है इसमें, और इन लिस्ट को आपस में मिलाना है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेटिंग, वारन हेस्टिंग की जगह होना चाहिए था यहाँ पर लॉर्ड लिटन। कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाते हैं। लॉर्ड लिटन, एक लॉर्ड रिपन होना चाहिए और एक लॉर्ड लिटन होना चाहिए, दोनों इसमें लिख दिए गए हैं। तो लास्ट वाले को मैं लिटन की जगह रिपन कर देता हूं। अब हमने मिलाना है इन गवर्नर जनरल को उनकी कार्यों के आधार पर। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी, और इस वजह से सबऑर्डिनेट संधि या सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जिस भी राज्य के साथ में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की है, जैसे कि 1798 में सबसे पहले अवध
सॉरी सबसे पहले हैदराबाद राज्य के साथ में की है। तो जिस भी राज्य के साथ की है उस राज्य को सहायता हेतु जो है ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी होती थी, उसका पूरा व्यय जो है उसी को देना पड़ता था। इस प्रकार की सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में 1835 में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। और लॉर्ड लिटन जो है इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की थी भारत में 1777-78 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय भाषा का समाचार पत्र तब तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आर्टिकल नहीं लिख सकता था जब तक कि उसे परमिशन नहीं मिल जाती ब्रिटिश सरकार से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत। और लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं भारत में, लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के जनक माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत नगरों में नगर पालिकाओं की स्थापना और गांवों में पंचायतों की स्थापना, जिसे हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। 1882 ईस्वी में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1651 में मुगलों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 41 में 1651 में मुगलों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुगलों के द्वारा, शाह शुजा जो है उस समय बंगाल के सूबेदार थे और उन्हीं की अनुमति से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के हुगली में 1651 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता हुगली नदी के तट पर है, उसके पास ही हुगली है, इस वजह से आपको करना पड़ेगा कलकत्ता। और कलकत्ता जो है एक बंदरगाह नगर था, काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ था। यहीं पर फोर्ट विलियम के नाम से अपना किला स्थापित किया था आने वाले टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इससे आगे बढ़ते हैं, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? 1857 की क्रांति के ऊपर बहुत से विदेशी समाचार पत्रों ने, बहुत से विदेशी लेखकों ने इसके ऊपर लिखा है और ज्यादातर विदेशी जो लेखक हैं उन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एकमात्र विदेशी लेखक हैं बेंजामिन डिज़रायली, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना था। इस वजह से आंसर हो जाएगा डिज़रायली। डिज़रायली एकमात्र ब्रिटिशर थे जिन्होंने इसे जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। और ऐसे ही अपोजिट आपको ध्यान रखना होगा, जितने भी भारतीय लेखक हैं उनमें से आरसी मजूमदार ऐसे अकेले लेखक हैं जिन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह मानने से इनकार कर दिया। और विदेशी लेखकों में अकेले ऐसे डिज़रायली हैं जिन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह माना है 1857 की क्रांति को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है पलासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी शस्त्र शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनयिक कौशल से जीता गया था। बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो दोनों सही है, 1 और 2, क्योंकि पलासी की लड़ाई जो है शस्त्र शक्ति से ज्यादा जो है राजनयिक कौशल से जीता गया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के जितने भी खिलाफत करने वाले अधिकारी थे उन सभी को अपने साथ मिला लिया था और जल्द ये युद्ध जो है बिना किसी साजो सामान के जीत लिया गया था। और बक्सर के अवध के नवाब के साथ समझौता हुआ और इलाहाबाद की संधि से जो है अंग्रेजों को इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी के युद्ध का इनमें से कौन सा एक कारण था? तो पलासी का युद्ध का प्रमुख कारण कल भी सेम क्वेश्चन था, अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी थी, सिराजुद्दौला ने उनको मना किया था और जब नहीं माने तो सिराजुद्दौला ने जो है 15 जून 1756 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। और आने वाले टाइम में अगले वर्ष जो है 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? स्थायी बंदोबस्त फिर से आ गया, जमींदारी बंदोबस्त। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, सही है। इसको बंगाल बिहार में कार्यान्वित किया गया था, सही है। जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं थे,
ये गलत है, क्योंकि जमींदार जो है भूमि के स्वामी बना दिए गए थे इसके अंतर्गत। कृषकों की हैसियत घटकर जो है काश्तकार की रह गई थी। इसने एक क्वेश्चन बोला है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो थोड़ा सोच विचार के करना पड़ेगा। क्योंकि थर्ड भी देखा जाए, जमींदार केवल माल गुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के वास्तविक स्वामी नहीं, तो ये सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी तो सही है, सही जा रहे थे हम, क्योंकि जमींदार को भू का स्वामी बना दिया गया था। इनमें से मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम और उनके नामों को नीचे दिए गए चुनिए। अहमद शाह अब्दाली 1761 का मराठों के साथ में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली के टाइम संबंधित है। मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड 1719 to 1748 है, और जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक का है। और अगर जो बात करें बहादुर शाह सेकंड का, तो 1837 से 1857 तक का है। तो इनमें सबसे पहले आ जाएगा मोहम्मद आपका जहांगीर, और उसके बाद में मोहम्मद शाह। तो 3-2-1-4, 3-2-1-4 सेकंड आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अवध की स्थापना किसने की, बंगाल की स्थापना किसने की, हैदराबाद की स्थापना किसने की? तो अवध की स्थापना आपको पता ही है, सादत अली खां, या जिसे हम बोलते हैं बुरहानुल मुल्क। बंगाल की स्थापना की थी मुर्शीद कुली खां ने। हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी चिनकलिज खां ने। तो अवध जो है ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। हम कर चुके हैं 1722 ईस्वी में अवध राज्य की स्थापना, बंगाल 1720 में, और हैदराबाद 1724 में चिनकलिज खां के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल राजाओं पर विचार कीजिए, किसका शासनकाल पहले है किसका बाद में है, वो आपको देखना है। तो फर्रुखसियर का शासनकाल आपको पता ही है, फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 19 तक का है, और जहांदार शाह का 1712 से 13 तक है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 तक का है, और शाह आलम सेकंड का शासनकाल जिसे हम अली गौहर के नाम से जानते हैं 1759 से 1806 तक का है। तो सबसे पहले हो जाएगा जहांदार शाह, उसके बाद में फर्रुखसियर। तो 2-1-3-4, तो 2-1-3-4 सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सैयद बंधुओं को गिराया था, यानी उनकी हत्या की थी, उनको समाप्त कर दिया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में 1720 ईस्वी में हुसैन अली की हत्या की गई अक्टूबर के महीने में, और 1722 ईस्वी में अक्टूबर के ही महीने में उसके भाई अब्दुल्ला की हत्या की गई। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने 1739 में भारत में आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। करनाल का युद्ध प्रमुख फेमस है, करनाल का युद्ध। और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में अवध के नवाब सादत अली खां के कहने पर दिल्ली पहुंचा नादिर शाह, और उसके बाद में एक ही दिन में 20,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। मई 1739 में नादिर शाह जो है वापिस भारत से गया था। तो यहाँ पर जो है आज के हमारे क्वेश्चंस जो है वो समाप्त होते हैं। अगली क्लास के साथ मैं आपके सामने जल्द ही प्रकट होऊंगा, और तब तक के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जो है आप अपना क्वेरी जो है क्रिएट कर सकते हो, और आपको उसका आंसर मिलेगा, डेफिनेटली आंसर मिलेगा। जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में, जुड़े रहिए स्टडी के साथ में, जिससे बेनिफिट आपको मैक्सिमम मिले। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।